हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 1 के टॉपिक नंबर 8 केश दंत एवं नख शारीर को देखने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम इनके मॉडर्न पार्ट को देखेंगे, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखना जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। 2 पॉइंट जो हैं, पंच भौतिकत्व, स्वरूप एवं स्वभाव, ये सब में कॉमन रहेगा। केश दंत एवं नख में पृथ्वी महाभूत की विशेषता होती है। केश दंत एवं नख या पितृज भाव है। अगर तीनों में से कोई एक आता तो आप ये 2 पॉइंट तीनों में लिख सकते हैं। अब हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है नख शारीर। नख शारीर की उत्पत्ति। आचार्य वाग्भट अनुसार गर्भावस्था के छठे महीने में गर्भ में पितृज घटकों के द्वारा नख उत्पन्न होता है। हाथ पैर की कंडराओं के अग्रभाग में नख बनते हैं। नख जो है यह अस्थि धातु का मल है। नख की संख्या 20 है, 10 हाथों में और 10 पैरों में। अब हम देखेंगे नख के प्राकृत स्वरूप को। नख जो होता है स्थिर, मजबूत, गोलाकार, स्निग्ध, ताम्रवर्ण के ऊंचे उठे हुए कछुए की खोपड़ी की तरह चढ़ाव उतार युक्त होता है। वात प्रकृति में नख जो होता है खुरदुरा होता है। पित्त प्रकृति में नख ताम्रवर्ण का होता है और कफ प्रकृति में नख जो होता है स्निग्ध, स्थिर और रजीमंत सुंदर होता है। तो ये हो गए प्रकृति के अनुसार। अब हम देखेंगे नखों के विकृत स्वरूप को। फर्स्ट है पांडु रोग। पांडु का मतलब होता है एनीमिया। पांडु व्याधि में नाखून जो होता है तेज रहित और सफेद दिखाई देता है। से नॉर्मल जो नेल रहता है उसमें आपको थोड़ा सा पिंकिश दिखता है, पर पांडु रोग एनीमिया के कंडीशन में नख व्हाइटिश दिखाई देता है। सेकंड है कामला, जॉन्डिस। इस व्याधि में नाखून पीला येलोइश दिखाई देता है। हृदय के कार्य विकृति में नाखून जो होता है नीला दिखाई देता है। जैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण साइनोसिस के वजह से नेल जो है नीला दिखाई देता है। हम देखेंगे नख परीक्षण का महत्व। अस्थि वह तथा प्राण वह स्त्रोतस परीक्षण करते समय नख के आकार, वर्ण, कलर और स्वरूप आदि का विचार किया जाता है। एक एक करके हम सब पे विचार करते हैं। फर्स्ट है आकार। आकार में जो है विकृत आकार में दो बताया गया है, उन्नत और अवनत। उन्नत, इस प्रकार के विकृत नख चौड़े और बीच में उभार युक्त होते हैं। और इस प्रकार के नख हृदय विकृति, फुफ्फुस विकृति, फुफ्फुस मीन्स लंग्स होता है, और यकृत संकोच में पाई जाती है। नेक्स्ट है अवनत। इस प्रकार की विकृत नख चौड़े और बीच में गहरे होते हैं। पांडु रोग तथा राजयक्ष्मा, ट्यूबरक्लोसिस व्याधि में पाई जाती है। राजयक्ष्मा का मतलब टीबी होता है। अब हम इसके वर्ण के अनुसार देखेंगे। पांडु रोग, कामला, हृदय रोग आदि में वर्ण जो होता, कलर जो होता उसका विकृत हो जाता है। थर्ड है स्वरूप। कुष्ठ रोग में नख नष्ट होने लगता है। राजयक्ष्मा व्याधि में सभी धातुओं का क्षय होता है किंतु नखादि मलों की वृद्धि होती है, अर्थात धातु पोषण न होकर मल का ही पोषण होने लगता है। अब हम इसके मॉडर्न पार्ट को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि अगर आपने मॉडर्न पार्ट को एग्जाम में थोड़ा लिखा तो एग्जामिनर आपको 5 नंबर का आया ऐसे क्यू में 4.5 नंबर आराम से दे सकता है। 4.5 नहीं दिया तो 4 तो पक्का देगा। अब हम देखेंगे नील के बारे में। नील जो है मेड ऑफ टफ प्रोटीन अल्फा केरेटिन विच इज अ पोलीमर present on dorsal surface of distal phalanges of finger and toes, proximal and under epidermis which is only living part of nail.
जो प्रॉक्सिमल एंड रहता है नेल का और एपिडर्मिस के अंदर वही लिविंग पार्ट होता है। टेक 3 to 6 मंथ टू रीजनरेट कम्प्लीटली। इसको 6 महीने लगते हैं, 3 से 6 महीने प्रॉपर डेवलप होने में। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन को देखेंगे। प्रोटेक्ट डिस्टल फैलेंक्स, हेल्प इन ग्रेस्पिंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, प्रोवाइड सपोर्ट टू फिंगर टिप्स। ये 3 फंक्शन इसके मुख्यतः होते हैं, बाकी भी फंक्शन है, हम इसमें शॉर्ट में ही देखेंगे। अब नेक्स्ट जो है दंत शारीर। दंत शारीर यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे हम फाइनल ईयर में पेडियाट्रिक्स में बाल रोग में डिटेल में देखने वाले हैं। फर्स्ट हम इसकी व्याख्या को देखते हैं। रुचिर दर्शन, सुंदर एवं रुचक, अनार के दाने के समान होने के कारण रुचक अस्थि कहते हैं। जो अस्थि का हमने टाइप्स देखा था 5, उसमें एक रुचक अस्थि भी है। मुख में कठिन भोजन को चबाने का कार्य करता है। यह अस्थि धातु का उपधातु है आचार्य सारंगधर के अनुसार। अब हम इसके प्राकृत स्वरूप को देखेंगे। फर्स्ट है पूर्णता, कंप्लीट इन नंबर एंड स्ट्रक्चर। सेकेंड है समता, इक्वल इन साइज। थर्ड है घन, कॉम्पैक्टनेस। फोर्थ है शुक्लता, दंत जो है व्हाइटिश रहना चाहिए। अस्निग्धता, शाइनिंग, चमक रहनी चाहिए। सलक्षण, स्मूथ रहना चाहिए। निर्मलता, क्लीन, साफ रहे एकदम। निरामय, विदाउट एनी डेंटल डिसीज, कोई दांत की बीमारी ना हो। तो ये हो गए प्राकृत स्वरूप। 8वें महीने में आने वाले दांत सर्वगुण संपन्न होते हैं। मनुष्य में दांतों की संख्या 32 है। 20 जो है 2 बार उगते हैं और 12 जो है 1 बार ही उगते हैं। काश्यप संहिता में दंत जन्मिक नामक अध्याय में दंत का वर्णन मिलेगा आपको। प्रकृति के अनुसार दंत का स्वरूप। वात प्रकृति में दांत छोटे, अनियमित और खुरदुरे होते हैं। पित्त प्रकृति में दांत पीले एवं अनियमित होते हैं और कफ प्रकृति में दांत श्वेत, स्थूल, नियमित और सलक्षण होते हैं। तो ये हो गए प्रकृति के अनुसार दंत स्वरूप। अब हम देखेंगे दंत का विकृत स्वरूप। सामान्यतः जन्म के चौथे से दांत आना शुरू हो जाता है, ठीक। कम दांत, अधिक दांत, एकदम सफेद दांत, काला वर्ण का दांत तथा प्रत्येक दांत के मसूड़े अलग अलग न दिखना, ये विकृत स्वरूप है दांत के। चौथे महीने से 7वें महीने तक आने वाले दांत दोषपूर्ण माने गए हैं, जबकि 8वें महीने में आने वाले दांत सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। अब हम देखेंगे दंत परीक्षण का महत्व। अस्थि व स्त्रोतस का परीक्षण करते समय दंत परीक्षण महत्वपूर्ण है। अस्थि धातु वृद्धि होने पर अधिक संख्या में दांत उत्पन्न हो जाते हैं, जैसा कि हमने अस्थि वृद्धि के लक्षण में देखा है, एवं अस्थि क्षय से दांत टूटने लगते हैं। अब हम टीथ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। फर्स्ट डिफिनेशन, teeth are hard calcified structures present in the alveolar socket of jaw. They help in mastication. चबाने में हेल्प करते हैं। हम पार्ट देखेंगे टीथ के। टीथ के 3 पार्ट हैं, क्राउन, नेक और रूट। क्राउन पार्ट जो होता है वो विजिबल पार्ट होता है। नेक जो होता है कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है और रूट जो होता है एम्बेडेड इन सॉकेट। हम देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को। फर्स्ट इनामेल, हार्डेस्ट आउटर लेयर है। सेकेंड डेंटिन, मेन पार्ट होता है टीथ का। थर्ड पल्प, इनर सॉफ्ट पार्ट है। और फोर्थ सीमेंटम, कवर, रूट को कवर करता है। हम डेंटल फार्मूला को देखेंगे जो कि हम एनसीईआरटी में पढ़ चुके हैं। फर्स्ट हम चाइल्ड की फार्मूला को देखेंगे। इसकी फार्मूला है 2102 अपॉन 2102 इंटू 2, टोटल हो गए 20। फर्स्ट जो है इंसिजिन, सेकंड कैनिन, थर्ड प्री मोलर और फोर्थ जो है मोलर। तो ऐसे हम
ऊपर और नीचे को कैलकुलेट करके इंटू 2 करेंगे तो टोटल 20 टीथ हो जाएंगे। अब हम ये जो 20 टीथ है इन्हें प्राइमरी टीथ या मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ बोलते हैं। हम एडल्ट का फॉर्मूला देखेंगे 2123 अपॉन 2123 इंटू 2, तो टोटल हो गए 32। ये जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं। 12 मोलर्स जो होते हैं कम ओनली वंस, जीवन में एक बार ही आते हैं। हम लास्ट टॉपिक देखेंगे केश शारीर को। केश जो है अस्थि धातु का मल है आचार्य वाग्भट के अनुसार। केश और लोम अस्थि धातु का मल है आचार्य चरक के अनुसार। केश मज्जा धातु का उपधातु है आचार्य सारंगधर के अनुसार। हम स्थान के अनुसार केश का नामकरण को देखेंगे। केश सिर के बाल को बोलते, लोम जो हो गया त्वचा पर पाए जाने वाले बाल को बोलते, और समश्रु जो हो गया पुरुषों की दाढ़ी और मूछ को बोलते हैं। हम इसकी उत्पत्ति को देखेंगे। वाग्भट के अनुसार गर्भावस्था के 6ठे महीने में केश उत्पन्न होता है। किशोरावस्था में पुरुषों में शुक्र धातु के प्रभाव से टेस्टोस्टेरोन, जिसे हम मॉडर्न में कोरिलेट कर सकते हैं, चेहरा एवं गुप्तांगों में केश उत्पन्न होते हैं, जबकि स्त्रियों में मासिक रजस्राव शुरू होने के कारण गुप्तांगों आदि में केश उत्पन्न होते हैं। हम देखेंगे प्राकृत केश के लक्षण। सुअस्निग्धा, अनटचस, मृदव, सॉफ्ट, सूक्ष्म, सिलेंडर और माइन्यूट। नैकमूला, नॉट विथ सिंगल रूट, एक रूट से न हो। स्थिर, अटैच स्ट्रॉन्ग विथ फोलिकल, जो कि फोलिकल से स्ट्रॉन्गली अटैच हो। प्रकृति अनुसार केश के स्वरूप। वात प्रकृति में केश और लोम अल्प, रुक्ष और खर होते हैं। पित्त प्रकृति में केश अल्प, मृदु, ताम्र वर्ण के एवं समय से पहले सफेद हो जाते हैं। कफ प्रकृति में केश घन, लंबे, मजबूत, अस्निग्ध और काले होते हैं। हम देखेंगे केश परीक्षण महत्व। केश जो है अस्थि धातु का मल होने के कारण अस्थि व स्त्रोतस परीक्षण में केश परीक्षण किया जाता है। केश के स्वरूप के आधार पर दोष निर्धारण और व्याधि निर्धारण में मदद मिलती है। जैसे कि आपको वात प्रकृति का केस, आपने इस लक्षण को देखा तो आपको वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसकी वात प्रकृति है, और इसकी जो चिकित्सा आप करेंगे तो उसके अनुसार आप चिकित्सा कर सकते हैं। हम देखेंगे थोड़ा बहुत हेयर के बारे में, जो कि आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हेयर के बारे में आप जानते हैं बाल्डनेस आजकल कॉमन ट्रेंड है। हेयर मेड of tough protein called keratin. A hair follicles anchors, एंकर का मतलब होता है सहारा देता है या स्थिर बनाए रखता है, each hair into skin. The hair bulb forms base of hair follicle. हेयर बल्ब जो होता है वो बेस फॉर्म करता है हेयर फॉलिकल का। हम देखेंगे थोड़ा हेयर ग्रोथ के बारे में। हेयर ग्रोथ 3 फेस में होता है, एनाजन, केटाजन और टेलोजन। एनाजन का मतलब होता है ग्रोथ फेज। Each hair spends several years in this phase. Catagen, transition phase. Over a few weeks, hair growth slow and hair follicles shrink. Third है telogen, resting phase. Over month, hair growth stop and old hair detach from hair follicle. A new hair begin the growth phase, pushing old hair out. तो इसीलिए हमारे बाल गिरते हैं। अब आपको लगेगा कि थोड़ा बाल गिरे तो मेरे बाल झड़े, ऐसा नहीं है। नॉर्मली आपको अगर 50 भी बाल गिर रहे हैं तो भी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, नए बाल फिर से उग जाते हैं। तो यह लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट।